देखो स्क्रीन, ओके, ठीक है। अभी जो हम स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज वेक्टर्स। तो इफ यू रिमेम्बर, वेक्टर्स जो था वो हमारा ओ लेवल्स के अंदर भी थोड़ा सा पोर्शन था। ठीक है। अब वेक्टर्स जो है बेसिकली इज पार्ट ऑफ P3। P1 के अंदर अब वेक्टर्स नहीं आता आफ्टर 2020। तो इफ यू लुक एट द पेपर्स ऑफ आफ्टर 2020, तो आपको P1 के अंदर आपको वेक्टर्स कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। तो सारा जो एक्चुअली उन्होंने जो शिफ्ट किया हुआ है वेक्टर्स, वो सारा P3 के अंदर कर दिया। ठीक है। अब P3 के अंदर भी एक और चीज है कि आपके पास P1 वाला वेक्टर भी है बिफोर 2020 का, एक ये वाला भी है। ठीक है। दूसरी चीज इसमें लाइंस एक होता है, वो है, वो भी है। और तीसरी जो एक चीज होती है वो होती है प्लेन्स। वो अब आपके सिलेबस में नहीं है प्लेन्स। तो प्लेन्स के जितने भी क्वेश्चन आपको P3 में बिफोर 2020 नजर आएंगे, वो क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में नहीं है। सर प्लेन्स का हम ठीक वो है। किस तरह डिटरमाइन करेंगे कि ये क्वेश्चन प्लेन रिलेटेड? क्वेश्चन में लिखा होता है कि प्लेन्स का, प्लेन्स के बारे सही। में बात कर रहा होगा, प्लेन्स की इक्वेशन देगा, प्लेन्स के वेक्टर्स देगा। तो और तो उन क्वेश्चंस को ये नहीं करेंगे हम। अक्सर होता है कि क्वेश्चन पहले आता था, एक क्वेश्चन लाइंस का होता था और एक प्लेन्स का होता था पार्ट। तो लाइंस वाला हम कर लेंगे, प्लेन्स वाला हम छोड़ देंगे। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा, अब वेक्टर्स की बात करते हैं। तो वेक्टर्स हमारे, अब आपने याद रखना है कि 3D वेक्टर्स होते हैं। ओ लेवल्स के अंदर आपने जितने भी वेक्टर्स किए थे वो 2D थे, जिसमें एक्स और वाई की डायरेक्शंस होती थी। यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा कि आपके पास तीन, 3 डायमेंशन होगा। ठीक है। एक्स वाई एंड जी। तो मैं कहता हूँ मेरे पास, अगर मेरे पास ABC वेक्टर है, अब वेक्टर्स के ऊपर एरोज हम लगाते थे ताकि ये डिफरेंशिएट हो कि ये हमारे पास वेक्टर है। तो इसको लिखने का एक और भी तरीका होता था, इसको हम कहते थे AI + BJ + CK। तो इसमें जो डायरेक्शंस होती हैं वो I J and K लेते हैं। तो एक्स की डायरेक्शन हमेशा आई के साथ, बी की डायरेक्शन हमेशा जे के साथ, और एक्स वाई जी होता है। हाँ, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई के साथ, वाई एक्सिस की जी जे के साथ, और जी एक्सिस जो थर्ड एक्सिस होता है हमारा, उसकी हम डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा के साथ मेंशन करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास AB का जो वेक्टर है दैट इज 3I - 4J + 7K। तो इसको अगर मैं दूसरे फॉर्मेट में लिखूंगा तो सेम तरी चीज को लिखने का तरीका क्या होगा, मैं लिखूंगा 3 - 4 and 7। ये मेरे पास AB का एक वेक्टर आ गया। हाँ मायरा, अनस ऐसा बताओ सुलेमान। जी सर। ओके। अगर AB का वेक्टर है, अगर मैं उसको BA का वेक्टर कर लेता हूँ तो क्या चेंज आता था? डायरेक्शन रिवर्स होने से साइंस के ऊपर इफेक्ट आता है, तो साइंस जो होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। तो अगर +3 आया था तो आप उसे लिखोगे -3I + 4J - 7K। तो इफ यू रिमेंबर, मैं आपको सिर्फ दोबारा से एग्जांपल अगर याद हो, तो ओ लेवल्स में हम पढ़ते थे कि अगर मेरा ये वाला वेक्टर विद दिस डायरेक्शन इज 3A, तो अगर मैं सेम लेंथ हो पर डायरेक्शन मेरी ऑपोजिट हो, तो ये वेक्टर मेरा -3 हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर के साइन के ऊपर इफेक्ट आता है, और मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट इस तरह डायरेक्शन के चेंज होने से नहीं आता। इसी तरह अगर आपको याद हो, ओ लेवल्स में हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम्स जो होते हैं, या एक्चुअली जो यहाँ कॉन्सेप्ट हम देखने लगे हैं वो पैरेलल लाइंस का देखने लगे हैं। सो इफ यू रिमेंबर, पैरेलल लाइंस में क्या होता था, ABCD, मैं ये कहता हूँ। तो पैरेलल लाइंस के वेक्टर सेम भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ मेरा ये वेक्टर 3A है और ये वेक्टर मेरा 2B है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा AB का वेक्टर, मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, 3A का वेक्टर है, तो AB के जो पैरेलल लाइन है दैट इज DC। डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी बेटा, अगर आप A से B की डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ से भी D से C की डायरेक्शन की बात हो रही है। तो दैट इज सपोज टू बी ऑल्सो 3A।
ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ लिखना होगा तो मैं लिखूंगा ये वाली वैल्यू मेरी 3A और ये वाली वैल्यू मेरी 2B है। समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक बेटा? जी सर। जी बेटा, ओके। अगर मुझे किसी भी वेक्टर का अब मैग्नीट्यूड निकालना हो या लेंथ निकालनी हो, दोनों का तरीका सेम होता है। क्या होता है कि आप स्क्वायर रूट लेते हैं। एक्चुअली जिस तरह ओ लेवल्स के अंदर होता था x² + y², बट ये 3D है तो आप इसे लिखोगे x² + y² + z²। ठीक है, इसको कहते थे मैग्नीट्यूड। इसको लिखने का एक और भी तरीका होता था, अगर आपको याद हो, दो दो लाइंस या मॉडुलस की लाइंस होती हैं जिसको हम यूज करते थे। ओ लेवल्स के अंदर भी हम यूज करते थे, सिंबल इज यूज फॉर लेंथ या मैग्नीट्यूड। बताओ, समझ आया यहाँ तक कि नहीं आया? जी सर। ओके, तो अगर मैं कहूँ मेरे पास एक एक्स वाई का वेक्टर है विच इज 4 - 2 5, तो अगर मुझे इसका मैं सिर्फ ये लगा देता हूँ सिंबल XY, तो ऑटोमेटिकली मतलब ये होगा कि मैं आपसे इसका मैग्नीट्यूड मांग रहा हूँ। तो जब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 4 का स्क्वायर +-2 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, तो इसको आप सॉल्व करो, देखो आपका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या निकल के आता है। सर 3√5 आ रहा है। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। 3 √5, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए है कि जब हम यूनिट वेक्टर की अब बात करेंगे, अब यूनिट वेक्टर, ओके, यूनिट वेक्टर अगर आपने निकालना हो तो वो कैसे निकलता है? यूनिट वेक्टर होता क्या है, पहले उसके बारे में मैं बता देता हूँ। वो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। फॉर्मूला होता है कि v का जो भी वेक्टर है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। काफी सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास v का जो वेक्टर है वो मैं ले लेता हूँ 2i + 3j -k। तो अगर आप देखो तो पहली चीज जो मुझे चाहिए वो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, दैट इज 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर आगे -1 का स्क्वायर। तो देखो इसका आपका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आता है स्क्वायर रूट के अंदर? 4 9 13 आता है। तो स्क्वायर रूट 14 आपका मैग्नीट्यूड निकल के आता है। तो जब मुझे इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के लिए मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरा वेक्टर था विच वॉज 2i + 3j - k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 14। ऑब्वियसली इंडिविजुअली टर्म से मैंने डिवाइड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, बट निकालने का जो तरीका है वो यही रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? जी बेटा, यहाँ तक बताओ। जी सर। ओके, इसी तरह मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मेरे पास ए का कोऑर्डिनेट है 2 - 3 - 4, इसको मुझे अगर पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना हो, पोजीशन वेक्टर, बेटा पोजीशन वेक्टर अगर आपको याद हो तो वो स्टार्ट करता था ओ से। तो मैं ए को अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो मैं इसे लिखूंगा ओ ए। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 - 3 एंड देन -4। ये मेरा है ओ ए का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर को मुझे पोजीशन वेक्टर में ब्रेक डाउन करना हो, जैसे मेरे पास वेक्टर है A to B, इसको मुझे अगर ब्रेक डाउन करना हो तो आपको याद होगा जिस तरह ओ लेवल्स में करते थे कि पहले बाद वाला लेटर लिखते थे, यानी बी इज कमिंग लेटर ऑन, तो मैं इसको पहले पहले मैं लिखूंगा O B माइनस, और फर्स्ट वाला लेटर जो है वो मैं बाद में लिखता था, तो मैं ऐसे लिखूंगा O B - O A। एक्चुअली मैं लिख लेता हूँ ये। तो इसी तरह मैं अगर किसी को कहता हूँ CX, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो बता सकते हो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखूंगा?
जी, सी एक्स का ओ पोजीशन एक्स वेक्टर क्या माइनस होगा? ओ सी। ओ एक्स बिल्कुल ठीक माइनस है, ओ सी। बिल्कुल ठीक बताया, ओ एक्स माइनस ओ सी। इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी वेक्टर को इन इट्स पोजिशन वेक्टर्स। काफी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये वही चीजें हैं जो ओ लेवल्स के अंदर हैं। द ओनली डिफरेंस हेयर वुड बी कि अब आपके जितने भी वेक्टर्स होंगे वो 3D होंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल करके देखते हैं कुछ, कि मैं कहता हूँ कि आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 6 एंड देन 3। और इसी तरह मैं आपको बी के कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ -1, 2, 4। ठीक है, अब वो ये कहता है कि आपके पास एक वेक्टर है स्टेटमेंट में कि ए सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी। फाइंड ओ सी, आपने ये फाइंड आउट करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ए बी का वेक्टर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ए बी को आपका पोजीशन वेक्टर्स में अगर ब्रेक डाउन करो तो किस तरह से ब्रेक डाउन होगा? ओ बी माइनस ओ ए। तो अब आपके पास वेक्टर है, ओ बी का वेक्टर अगर आप देखो तो -1, 2 एंड 4, जो कि ये वाला वेक्टर है, माइनस ओ ए का जब आप वेक्टर लिखते हो तो था -3, 6 एंड 3। इसको अब आप सॉल्व करो, देखो आपका ए बी का जो वेक्टर है वो क्या निकल के आता है। ओके, -1 माइनस -3 क्या बनता है? 2। हाँ, 2 बनेगा ना, क्योंकि 2। -1 है और ठीक है, ये हाँ माइनस हाँ तो ठीक है, पॉजिटिव। 2 बनता है। 2 बनता है, 2 - 6 -4, और 4 - 3 इज 1। 1। तो ये आ गया मेरा ए बी का वेक्टर। इस ए बी के वेक्टर को वापस हम यहाँ पे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। और अब आप देखो इसकी इक्वेशन में यहाँ साइड में करके लिखता हूँ कि आपका ए सी का वेक्टर इज इक्वलेंट टू 3 टाइम्स ए बी विच इज 2 -4 एंड 1। अब आप जब इसको थोड़ा सॉल्व करते हो, दिस बिकम्स 6 - 12 एंड 3। और ए सी को अगर आप ब्रेक डाउन करो इन इट्स पोजिशन वेक्टर, इट बिकम्स ओ सी माइनस ओ ए। अब ओ ए का वेक्टर मैं उस साइड पे ले जाता हूँ, जब मैं उसको उस साइड पे लेके जाता हूँ तो 6 - 12 एंड 3 तो ये है, और प्लस ओ ए होना चाहिए जो कि ए का वेक्टर था, -3, 6 एंड 3। दिस इज इक्वल टू ओ सी। तो जब हम यहाँ पे ओ सी को सॉल्व करते हैं तो -6 - 3 बिकम्स 3, -12 + 6 बिकम्स -6, एंड 3 + 3 बिकम्स 6। तो ओ सी का जो वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा, 3 - 6 एंड 3, 6 सॉरी। हाँ, अब बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? जी सर। जी बेटा, बाकी लोग? जी सर। ओके, काफी सिंपल है, मुश्किल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। ओके ओके बेटा, अगली चीज अगर बात करें पैरेलल वेक्टर्स की, या पैरेलल लाइंस है हमारे पास, उसके बारे में हम क्या बात करेंगे? उसके बारे में लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक वेक्टर है ए आयो आयोटा तो नहीं, आई प्लस बी जे प्लस सी के। और इसी तरह मैं आपके पास दूसरा वेक्टर कहता हूँ कि आपके पास दूसरा वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है, पैरेलल का मतलब ये होगा कि जो इनके एक्स कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये ए और आई और आई वाले, तो अगर मैं इसको ए ओवर एक्स लिखता हूँ, दैट शुड ऑल्सो बी इक्वलेंट टू बी ओवर वाई। और इसी तरह इनका थर्ड कंपोनेंट भी इक्वल या रेशियो इक्वल होनी चाहिए, जो कि इक्वलेंट होनी चाहिए सी ओवर जी के। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वेक्टर्स जो भी सेम वेक्टर्स हैं, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जी को जी के साथ, आप डिवाइड करके देखते हो तो उनकी रेशियोज आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि V1 वुड बी इक्वल टू, नहीं, V1 इक्वल टू नहीं लिखूंगा, V1 इज पैरेलल टू V2। ठीक है, जी सर। ओके। अगर मैं एग्जांपल एक लेके कहूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस के, और इसी तरह मेरा एक V2 का वेक्टर है विच इज -6i
-9j प्लस पी के। मैं कहता हूँ ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। फाइंड पी। आपको पी फाइंड आउट करना है कि आपका पी जो है वो क्या होगा। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो होगा क्या कि इनके जो रेशियोज होंगी वो एक दूसरे के साथ सेम होंगी। यानी आई वाली आई के साथ, जे वाली जे के साथ, जी वाली जी के साथ, के वाली के साथ। ओके, तो 2/-6 शुड बी इक्वल टू 3/-9 शुड बी इक्वल टू -1/p। अगर आप खुद नोट करो, अगर मैं इन दोनों को सिर्फ देखता हूँ तो ये रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं। कैसे? 2 और 6 कटा तो 1/-3 रह गया, 3 और -9 कटा तो इधर भी -1/3 रह गया। तो ये दोनों रेशियोज आपको नजर भी आ रहा है सेम है, और क्वेश्चन में जब उसने लिख दिया पैरेलल है तो ये सेम होने भी चाहिए थे। तो आप -1/p का पेयर, आपकी मर्जी है कि आप फर्स्ट वाले के साथ बनाना चाहते हो कि आप सेकंड वाले के साथ बनाना चाहते हो। तो आप किसी के साथ भी बना सकते हो। मैं सेकंड वाले के साथ बना लेता हूँ, विच इज 3/-9। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो दिस बिकम 3p = 9, और p की वैल्यू 3 निकल के आती है। ओके, इसमें अगर आपको याद हो तो एक और कॉन्सेप्ट होता था कोलिनियर वाला। अगर आपको याद हो कोलिनियर क्या होता था? कोलिनियर होता था कि एक ही लाइन के ऊपर आपके पॉइंट्स का पड़ा होना। तो मैं कहता हूँ जैसे मेरे पास ए बी है और इसी लाइन के ऊपर। ओके। 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 ये है, जैसे एक ही लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स पड़े हुए हैं, तो मैं ये कह देता हूँ कि ये सी वाला पॉइंट जो है, लेट्स सपोज यहाँ पे करके पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए सी। इसको यूं भी लिख सकते हैं, और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं आप में से कोई कहता, मैं ये लिखना चाहता हूँ कि ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए बी। तो आपकी मर्जी है कि आप किस पेयर में बनाना चाहते हो। ठीक है, बट कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन के ऊपर आपके पॉइंट्स का पड़ा होना। इसको हम कहते हैं कोलिनियर। ओके, रियल स्मूथ। ओके, इसको बेसिकली हम बोलते हैं कोलिनियर। ओके, एक्चुअली कुछ करके देखते हैं क्वेश्चंस, इसको बाद में देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसके डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट इज यूजुअली यूज्ड टू फाइंड द एंगल। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें होता ये है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ये वेक्टर है बी का, ठीक है, और एक ये वेक्टर है मेरे पास ए का। मैंने अगर इन दोनों के दरमियान का एंगल दिया हुआ है या निकालना है, फॉर वट एवर रीजन, जो भी हमारे पास मिसिंग कंपोनेंट है वो आपने फाइंड आउट करना है, तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं वेर एवर एंगल इज रिक्वायर्ड। तो फॉर्मूला ये होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड टाइम्स बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मॉडल ये मैग्नीट्यूड लेते कैसे हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, पहले ये एक दो चीज, ये तो पहले आप लिख लो अपने पास। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो मैंने उन दो वेक्टर्स के दरमियान का वो फाइंड आउट करना है कि भाई इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का जो एंगल है वो क्या बनता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई वो एंगल जो है वो निकलेगा कैसे। ठीक है, लेकिन अगर मैं जनरल रूल आपको बताऊं तो लेट्स सपोज कि मेरे पास है ये ए बी सी, और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वो बता रहा हूँ, और ये है ई एफ जे। मेरे पास ये है। ठीक है, जब मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो होता ये है कि ये वाला कंपोनेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऑब्वियसली ये वाला कंपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला कंपोनेंट
इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब लिखेंगे इसको किस तरह से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसको लिखते हो ए टाइम्स ई प्लस बी टाइम्स एफ प्लस सी टाइम्स जे, यूं करके आप मल्टीप्लाई करते हो इसे। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर। ओके। इसमें एक चीज है इंपॉर्टेंट जिसका आपको खास ध्यान रखना है। अब वो क्या है? या तो आपके जो वेक्टर्स हैं कन्वर्ज टू पॉइंट, यानी वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हो। ओके वेट, डाइवर्ज या निकल रहे हो, डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट। यानी वेक्टर की डायरेक्शन आपने वो लेनी है, यानी उन वैल्यूज के साथ आपको इसको सॉल्व करना है जब या तो पॉइंट उसके अंदर कन्वर्ज हो रहे हो या डाइवर्ज हो रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। कन्वर्ज का मतलब ये है कि डायरेक्शन एक इधर और एक इधर, ये पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। और इसी तरह डाइवर्ज की अगर बात करें तो एक लाइन यूं है और एक लाइन यूं है, तो इस पॉइंट से लाइंस बाहर की एरोज जो हैं वो दूर जा रहे हैं। तो एरोस की डायरेक्शन जो है वो आपने इस तरह से रखनी है अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो। अदरवाइज अगर आप ये अप्लाई क्या कहते हैं नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो है वो गलत होगा। ठीक है। इसी तरह एक और चीज होती है कि लेट्स सपोज कि आपके वेक्टर्स एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर 90। तो आप देखो फॉर्मूला के अंदर अगर आप नोट करो, तो जब थीटा की जगह अगर हम 90 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो कॉस 90 होता है 0, जिससे ये पूरा कंपोनेंट जो होता है वो एक्चुअली 0 कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको याद रखने के लिए जरूरी ये है कि आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि अगर कोई परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 होगा। ये बात आपको खुद पता होनी चाहिए, यानी आपको याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं होगा। यहां तक पहले बताओ, कुछ चीज कोई बात ना समझ आई हो? नहीं सर। ओके। अब ठीक है, थोड़ा बहुत अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे, अब एग्जांपल एक्चुअली करके देखते हैं तो फिर आपको ये इजी लगेगा। ये एक्चुअली बहुत इजी है। मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास एक वेक्टर है। um, ओके, एक वेक्टर हम ले लेते हैं 2i माइनस जे प्लस 3k, और एक और वेक्टर ले लेते हैं हम आई प्लस जे प्लस 4k। मैं कहता हूँ आपने इन दोनों के दरमियान का मुझे एंगल बताना है। ठीक है। अब इट डजेंट मैटर, यहाँ पे उसने कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है आपके पास, तो इधर फ्रॉम अवे फ्रॉम द पॉइंट है या टूवर्ड्स द पॉइंट है, इट डजेंट मैटर इन दिस क्वेश्चन। वो मैटर वहां करेगा जहाँ पे लिखा हो ए बी और फिर बी ए। यहाँ पे मैटर करता है कि आपकी डायरेक्शन जो है वो क्या है। ठीक है। अभी तो मैंने कुछ जनरल सी एग्जांपल ली है क्योंकि इसके लिए हम अभी सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना सीख रहे हैं। ओके, जब मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है तो पहले मैंने लिखा 2 - 1 and 3 इज इक्वल, नहीं, डॉट दूसरा वेक्टर 1 - 1 and 4 इज इक्वल टू। अब अगर आप याद करो ऊपर देखो, ये रहा, दोनों का अब आपको लेना है मॉडुलस या मैग्नीट्यूड जिसे हम कहते हैं। तो अब इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसी तरह साथ में दूसरे का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और एंड पे आ जाएगा कॉस थीटा। अब पहले तो आप लो इसका डॉट प्रोडक्ट, 2 × 1 प्लस -1 × 1 प्लस 3 × 4 इज इक्वल टू, इनका अब आप ले लो क्या बनता है, 2 + 1 2, 4 + 1 5, 5 + 9 14। तो ये आ गया 14, और दूसरे का करते हो तो 16 17 एंड 18 इंटू कॉस थीटा।
अब आप इसको सॉल्व करो। 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 12 13। आई थिंक 13 ही आता है। ओके, और ये जो दोनों टर्म्स इधर मल्टीप्लाई हो रही थी वो इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, इज इक्वल टू कॉस थीटा। और जब मुझे यहाँ से थीटा निकालना है तो कॉस को दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स कर दूंगा। तो देखो आप जब इन्वर्स लेते हो तो आपका क्या निकल के आता है। बताओ क्या निकल के आया। एक मिनट। ओके, 35.02। 35.02, बिल्कुल ठीक हो गया। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बहुत सिंपल सा है। डॉट प्रोडक्ट इस तरह से लेते हैं, दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेना है और साथ में उसका मैग्नीट्यूड्स लेने हैं, और बस इस तरह से ही करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, -1 और सी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2, 1, 3। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपने जो एंगल फाइंड करना है, मैं ये लिख देता हूँ ए बी सी। तो बताओ कौन से लेटर का आपको एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ पे। हाँ, कौन से लेटर का एंगल फाइंड आउट करना है। बी का। बी का। मैं लेबलिंग कर लेता हूँ, कोई भी रैंडम ट्राइंगल अपने लिए बना लिया है, और हम फाइंड कर रहे हैं बी का एंगल, यानी ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन अब इम्पोर्टेंट है। अब आप मुझे बताओ, आप टुवर्ड्स द पॉइंट लेना चाहते हो कि अवे फ्रॉम द पॉइंट लेना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। दोनों से आंसर जो है वो सेम आता है। ए टू बी जाए कि बी टू ए जाए, पहले खुद ही बता दो। कोई भी कर लेते हैं। ए टू बी कर लेते। ओके, ए टू बी का मतलब है आप ये डायरेक्शन ले रहे हो ए टू बी, तो आपको सी टू बी भी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम ए टू बी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम सी टू बी करेंगे। अब ए बी को अगर आप पोजीशन वेक्टर्स में ब्रेक डाउन करते हो, इट बिकम्स ओ बी माइनस ओ ए। इनके वेक्टर्स यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं। तो ओ बी का वेक्टर है 1, 2 एंड -1, और ए का वेक्टर है 2, 3 एंड 5। इसको अब आप थोड़ा सा सॉल्व करते हो तो ये बनता है -1, -1 एंड -6। ये है आपका ए बी का वेक्टर। इसी तरह जब आप सी बी का वेक्टर फाइंड आउट करोगे तो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा ओ बी माइनस सी। अब ओ बी तो था 1, 2 एंड -1, और ओ सी जो है वो है 2, 1 एंड 3। जब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करते हो तो ये बनता है -1, 1 एंड -4। ठीक हो गया। अब आप इनके डॉट प्रोडक्ट, अगर आप मैग्नीट्यूड भी अभी लेना चाहते हो तो अभी ले लेते हैं, ताकि फिर थोड़ा सिंप्लीफाई रहे। ए बी के पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो वो स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर +-1 का स्क्वायर +-6 का स्क्वायर। तो जरा इसका देखो आंसर क्या आता है। इतनी देर में नीचे सी बी का भी लिख लेता हूँ। सेम चीज करेंगे उसके साथ भी। स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ओके, इनके आंसर्स देखो क्या आते हैं। पहला वाला तो 36 + 2 38 आता है स्क्वायर रूट। और दूसरा वाला करते हो तो 16 + 1 17 +1 18। तो ये हमारे दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी आ गए। अब जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में -1 -1 एंड -6 डॉट -1 1 एंड -4 इज इक्वल टू √38 √18 इंटू कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करो। -1 इंटू -1 +1 इंटू -1 +-6 इंटू -4 is equal to √38 √18 इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इसको सॉल्व करो। क्या था 1, ये आ जाएगा 24 आई थिंक, डिवाइडेड बाय √38 एंड √18।
18 इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालो, देखो क्या आती है। हम्म, 23.41 देखो थीटा क्या निकल गया, 23.41 डिग्री। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व इट। तो इस तरह से अप्लाई करते हैं। आपके पास डॉट प्रोडक्ट, आपके पास एंगल और डायरेक्शन हो, आप इस तरह से उसको यूज करोगे। ठीक हो गया। एक आखिरी एग्जांपल कर लेते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके पास एक u का वेक्टर है 3 - p 4 और 5। ये मेरे पास u का वेक्टर हो गया। इसी तरह v की बात करें तो मैं कहता हूँ 5 p 2। मैं ये कहता हूँ u इज परपेंडिकुलर टू v, फाइंड p। अब आपको याद होगा जब भी परपेंडिकुलर होता था तो अभी हमने बात की थी कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे यही करेंगे कि 3 - p 4 और 5 डॉट 5 p 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करो तो 3 - p टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स p प्लस 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बना 15 - 5p प्लस 4p प्लस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस p प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और p की वैल्यू इक्वल टू 25 आ जाएगी। सिंपल एज दैट। तो जब भी आपके पास परपेंडिकुलर होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0।